हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जीएफजीपीओटी, जो कि है पॉसिबल पाथ्स इन अ ट्री। और गाइस, ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं इसे सेव भी कर रहा हूँ। वैसे ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे जेन्युइनली में गाइस ये बहुत हार्ड है, क्योंकि आपने नॉर्मली देखा होगा जीएफजी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबमिशंस होते हैं हजारों में। जैसे कि हार्ड क्वेश्चन में भी 15,000 20,000 ऐसे सबमिशंस हो रखे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के सबमिशंस तो देखो, सिर्फ 639 सबमिशंस हैं। यानी कि कुल मिला के 1000 लोग भी इस क्वेश्चन को सबमिट नहीं कर पाए। और सही बात भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में गाइस पता है क्या है, बहुत सारी इनबिल्ट अप्रोचेस एल्गोरिथम्स ये सब यूज हो रही हैं, तो ये सच में हार्ड लेवल का है। और अगर आप अभी इंटरमीडिएट या एकदम बिगिनर लेवल पे कोडिंग कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। ना कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर आप बहुत दिनों से कोडिंग कर रहे हो, बहुत महीनों से कोडिंग कर रहे हो ना, ट्रीज तक पहुंच चुके हो, क्योंकि पहली बात तो ट्रीज का क्वेश्चन है ये। अगर आप वहां तक पहुंच गए हो और आपको इनबिल्ट अप्रोचेस एल्गोरिथम बहुत कुछ पता है ना ट्री के बारे में, इन शॉर्ट में बोलूँ, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैं करने वाला हूँ ही। अगर आपको पता है तब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन अभी आप सिर्फ अ, आपको सॉल्यूशन से इंटरेस्टेड है, आप सिर्फ कोड से इंटरेस्टेड हो, तो वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, आप वहां से रेफरेंस के लिए ले सकते हो। लेकिन बिगिनर्स के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलो, अब बातों में टाइम वेस्ट बहुत हो गया। अब हम गाइस सॉल्व करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। और नॉर्मली जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में करवाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर अप्रोच, और फिर हम फाइनली कोड करेंगे। तो चलो क्वेश्चन समझने से स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन तो गाइस बहुत इजी है, बहुत सरल भाषा में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वेटेड ट्री हमें गिवन है। वेटेड ट्री का मतलब जिसकी एजिस में ना वेट हो, जैसे कि 2 10 7, मतलब कोई भी ट्री, जैसे यहाँ पे 1 है और 2 है, तो 1 से 2 के बीच में जो एज है ना, वो उसका वेट होएगा। जैसे उसका वेट हो गया 3, इस तरह से। इस ये मतलब होता है वेटेड ट्री का। तो हमें एक वेटेड ट्री गिवन है, हमें क्या करना है, उसमें n नोड्स हैं और n-1 एजिस है। हमें q एक इंटीजर दे रखा है। q एक इंटीजर दे रखा है, ठीक है ना, इंटीजर है x। एक q की वैल्यू x होगी और x कोई भी इंटीजर होगा। और क्यू नाम से हमें एक सेट दे रखा होगा जो कि जिसमें क्वेरीज होगी। अब क्वेरीज में क्या होगा, उस हर क्वेरी के लिए हमें नंबर ऑफ पाथ्स फाउंड करने हैं इन विच द मैक्सिमम एज वेट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो ये क्वेश्चन तो यार ये कह रहा है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ में नहीं आया होगा। मैं बताता हूँ, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझाता हूँ। डोंट वरी गाइस, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यार ये क्वेश्चन सिर्फ सिंपली इतना बोल रहा है कि हमें एक ट्री दिया होगा जिसमें वेटेड ट्री होगा वो, यानी कि नोड्स में वेट असाइन होगा। हमें क्या करना है, हमें एक नोड से दूसरी नोड तक ऐसा पाथ निकालना है जो कि ये क्वेरीज में जो वैल्यू गिवन है ना, जैसे इसमें 3 गिवन है, तो वो पाथ या तो 3 से कम हो या 3 के बराबर हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहले यार यहाँ पे एक ट्री इस फॉर्म में गिवन है, देखो, स्टार्ट, एंड और वेट। तो स्टार्ट मतलब 1, स्टार्ट में 1 है, यानी कि जो नोड 1 है, यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है। एंड कहाँ हो रहा है, सेकंड नंबर पे, कॉमा के बाद एंड है, यानी कि 2 पे वो एंड हो रहा है। तो ये रहा 2, ये 2 है गाइस। फर्स्ट नोड से स्टार्ट हो रहा है एक एज, और 2 पे खत्म हो रहा है। और क्या है उसका वेट, कॉलम कॉमा के बाद तीसरे नंबर पे क्या है, वेट, यानी कि 1। तो 1 से 2 की एज का जो वेट है वो 1 है। इस लाइन का ये मतलब है। दूसरे क्या है, 2 3 4, यानी कि 2 से शुरू हो रहा है और 3 तक जा रहा है। ये है 3 नाम की नोड। यहाँ तक एक और एज जा रही है, और इसका वेट क्या दे रखा है, 4। इसका वेट क्या दे रखा है, 4। अगला हमें क्या है, ये हमें 4 बना देता हूँ अच्छे से। हाँ, तो यार ये हमें ना गिवन है। यहाँ तक तो ये है क्वेश्चन में। अगली लाइन में क्या है, Q1 है। Q1 है यानी कि क्वेरीज जो है एक ही होएगी। देखो क्वेरीज में एक ही एलिमेंट है, यानी कि क्यू सिर्फ ये बता रहा है कि नंबर ऑफ क्वेरीज कितनी होंगी। इन शॉर्ट हमारे आंसर कितना आने चाहिए, ठीक। और क्वेरीज में क्या है, 3। 3 जो है ना, इस क्वेरीज में अब हमें देखना है कि हमें वो एजेस सिलेक्ट करनी है, सिर्फ वो पाथ हमें सिलेक्ट करना है जो 3 से कम हो। तो यार इस ट्री में देखो, या तो 3 से बराबर हो या 3 से कम हो। तो 1 क्या 3 से कम है, हाँ भाई है। 4 क्या 3 से कम है या 3 के बराबर है, नहीं, 4 तो ग्रेटर देन 3 है। तो हम ये वाली एज सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। फिर एक ही एज बची, और पाथ क्या है, 1 से लेकर 2 तक। तो लो,
आंसर आ गया 1 से लेकर 2 तक। ये हमें यार इस आंसर में हमें आउटपुट में हमें 1 देना है, 1 देना है हमें। हमें एक बार मैं क्वेश्चन में देख लूं कि आउटपुट में क्या देना है। फॉर ईच एज, आउटपुट में क्या देना है हमें, नीचे लिखा होगा complete the function and as and return and returns a list of integer denoting number of possible paths for each query। ओके, नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स मतलब कितने पाथ हो सकते हैं, वही तो मैंने बोला, वही देना है हमें। इसमें क्या है, एक ही एज हो सकती है, एक ही पाथ हो सकता है 1 से लेकर 2 तक। तो इसमें हमारा आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। बस इतना सा एग्जांपल था, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं वैसे भी दूसरे एग्जांपल समझाने ही वाला हूँ, वो थोड़ा एग्जांपल बड़ा भी है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। और गाइस ऑफ कोर्स ये वीडियो तो लंबी होएगी, क्योंकि हार्ड लेवल का क्वेश्चन है यार, 10-15 मिनट में तो समझा नहीं सकता ना। अच्छे से समझना है तो वीडियो लंबी तो होएगी। ठीक है, तो अब इस वाले में क्या है, इस वाले में 1 से लेकर 2 और वेट क्या है 3। मैं यहाँ पे ट्री बना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यार नोड है 1, 1 नोड है, उससे लेकर 2 तक एक एज जा रही है। ये इस लाइन का ये मतलब है कि 2 तक तो यार एज जा रही है, और उस एज का वेट क्या है, ये 3। फिर क्या है, 2 से लेकर 3 तक एक एज जा रही है और उसका वेट है 1। ट्री आप कैसे भी बना सकते हो, यहाँ पे कोई गिवन नहीं है, बाइनरी ट्री वगैरह कुछ गिवन नहीं है। 2 से लेकर 3 तक एक एज जा रही है जिसका वेट है 1। फिर 2 से लेकर 4 तक एक एज जा रही है जिसका वेट है 9। 2 से लेकर 4 तक एक एज जा रही है जिसका वेट है 9, 9। फिर 3 से लेकर 6 तक एक एज जा रही है जिसका वेट है 7। 3 से लेकर 6 तक एक एज जा रही है जिसका वेट गाइस 7 है। उसके बाद 3 से लेकर 5 तक एक एज जा रही है जिसका वेट है 8। मैं आपको यहाँ पूरा ट्री बना के दिखा रहा हूँ ना, ताकि आपको एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी हो जाए मुझे। यहाँ पे मैंने देखो 8 लिख दिया। 3 से लेकर 5 तक एज जा रही है गाइस, 5, ये 5 है। 3 से लेकर एक नोड है 5 जहां तक एज जा रही है और उसका वेट क्या है, 8 है। फिर 5 से लेकर 7 तक आखिरी जो हमारी एज है वो 5 से 7 तक जा रही है, 5 से 7, और इसका वेट 4 है गाइस। ये देखो यहाँ पे 4 लिखा है ना, तो इसका वेट है 4। हाँ, तो मैंने आपको फाइनली पूरा ट्री बना के दिखा दिया। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में ये वाला ट्री हमें गिवन है। अब हमें देखने हैं आगे करना है। क्यों यहाँ पे 3 गिवन है, यानी कि क्वेरीज हमारे पास 3 है। हमें इस बार 3 क्वेरीज के ऊपर काम करना है। सबसे पहली क्वेरी क्या है गाइस, 1 है। मैं और क्वेरीज में हमें क्या करना है वो तो मैंने आपको बताया है ना, कि हमारी पाथ ऐसा होना चाहिए कि या तो जो भी वैल्यू क्वेरी की है ना उसके बराबर हो या कम हो, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, यानी कि हमें वो वाला पाथ चूज करना है जिसकी जो वेट है या तो 1 हो या 1 से कम हो, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो यार 1 से कम तो 0 ही होगा, वो तो कहीं है नहीं। तो ये देखो 1 कहाँ है, 1 है यहाँ पे। और क्या है 1, 2 से लेकर 3 तक 1 है, और कहीं 1 है नहीं। तो यार इसका आंसर तो 1 आ जाएगा। तो ये देखो आउटपुट में आ गया 1। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी है कि क्वेरी 1 में पाथ जो है 2 से लेकर 3 तक ही है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यही है बस। यहाँ पे मैं इससे अंडू कर देता हूँ। समझा तो दिया ना मैंने आपको कि 2 से लेकर 3 तक ही वो पाथ है गाइस जिसका वेट 1 है। बाकी किसी भी पाथ का वेट 1 या उससे कम नहीं है। ठीक है, तो क्वेरी 1 का तो ये हो गया। क्वेरी जो अगली वाली क्वेरी है वो है 3। तो अब इसमें देखो, या तो 1 होना चाहिए वेट, या 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए। 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से कम या 3। तो इसमें 3 तो यहाँ पे एक है, तो यानी कि 1 से 2 भी हो जाएगा। फिर एक यहाँ पे 1 है, यानी कि 2 से 3 भी हो जाएगा। 7 नहीं हो पाएगा, 8 नहीं हो पाएगा, 4 नहीं हो पाएगा, 9 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो यार 1 से 2 तो हो जाएगा 3 है, और 2 से 3 भी हो जाएगा। अब 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, तो 1 से 3 भी हो जाएगा। यानी कि इसमें आएगा 3। देखो यहाँ पे 3 आ गया। और एक्सप्लेनेशन भी लिखिए, पाथ क्या है, 1 से 2 है, 1 से 3 है, और 2 से 3 भी है।
बस सिंपल। और आखिरी वाली हमारी क्वेरी क्या है? 5। अब 5 है तो पाथ यार होने चाहिए 1 2 3 4 5, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। या तो 5 हो या 5 से कम। तो 1 से 2 हो जाएगा, हाँ क्योंकि 3 है। 2 से 3 भी हो जाएगा और 1 से 3 भी हो जाएगा यार। और बचे कुछ में से क्या होगा? 7 तो नहीं होगा क्योंकि 7 5 से ज्यादा है। 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। हाँ 4 हो जाएगा। 4 क्या है? 5 to 7 है। तो यानी कि पाथ फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2 3 है। फिर 1 to 3, 1 to 3, फिर 2 to 3, 2 to 3 1 है। फिर 5 to 7 है। 5 to 7 क्या है? 4 है। जो मैंने आपको बताया वही है। टोटल कितने हैं? 4। तो इसका आउटपुट आ गया 4। बिल्कुल। अब आपको मैं पूरा क्वेश्चन समझा चुका हूँ कि हमें एक ट्री दे रखा होगा और एक क्यू दे रखा होगा। जितना भी क्यू होगा उतनी क्वेरीज होंगी। और उन क्वेरीज में से हमें बस ये देखना है कि जो भी उन क्वेरीज में नंबर गिवन है, हमारा पाथ या तो उस नंबर के बराबर हो जाए या फिर उस नंबर से छोटा हो जाए। हमारा पाथ उस क्वेरी के नंबर से ना कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। यही ये क्वेश्चन कह रहा है और आप ये पूरा क्वेश्चन समझ चुके हो। फाइनली यार ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया है। ये क्वेश्चन बहुत मतलब मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, तो अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं अप्रोच की। तो यार अप्रोच के लिए ना मैं अपना जो ट्री मैंने बनाया था वो वापस एक बार ले आता हूँ जरा, ताकि अप्रोच भी आपको अच्छी समझ में आ जाए। वैसे हार्ड क्वेश्चन की अप्रोच है ना, तो आप अपना ट्राई तो करना समझ में आने की। फिर देखते हैं कितना आता है। क्योंकि वरना अगर आपको नहीं भी है ना, तो मेरी आदत क्या है, मैं कोड करते करते ना लाइन बाय लाइन कोड समझाता हूँ। तो तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा कन्फर्म। ये ट्री वापस क्यों नहीं बन रहा? इतना तो बन गया चलो, बाकी हम खुद बना लेंगे। क्या था यहाँ पे? 1 था, 1। और यहाँ पे क्या था? 2। ठीक है। अब मैं आपको यार अप्रोच समझा देता हूँ। यहाँ पे 1 से 2 का वेट, चलो जो भी वेट हो, एक्स मान लो, 4 मान लो, चलो कि कुछ भी वेट हो, मैंने तो समझाना ही है, अप्रोच समझानी है ना मैंने आपको। तो अप्रोच में हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। एक एल्गोरिथम होती है यूनियन फाइंड एल्गोरिथम। यूनियन फाइंड एल्गोरिथम क्या होता है? ये यूज की जाती है हर एलिमेंट को। इसमें हम करते क्या है, हर एक नोड को ना हम एक अलग एलिमेंट बना देते हैं। हर एक नोड को हम अलग ले जाते हैं और उस नोड का फिर पेरेंट भी वही हो जाता है और वो नोड भी वही आती है। मान लो ये पूरा एक ट्री बना हुआ है। इसमें से 4 जो वाली जो नोट है ना उसको मैं अलग ले गया। यहाँ से मैंने 4 वाली नोट हटा दी और यहाँ पे मैं अलग ले गया। तो इस नोड का पेरेंट भी यही है और ये खुद नोड भी यही है। हम इस नोड को अपना एक खुद ही कंपोनेंट, अलग कंपोनेंट बना देते हैं यूनियन फाइंड एल्गोरिथम में। यहाँ पे मैं यूनियन फाइंड एल्गोरिथम तो समझा नहीं सकता, लेकिन अगर आपने पढ़ी होगी ना तो आपको पता होगा। नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ क्या करते हैं। हम नोड को बस अलग कर देते हैं ट्री से और वो एक अलग ही अपना कंपोनेंट बन जाती है, ये मान लो आप। ये होता है यूनियन फाइंड एल्गोरिथम में। हम अलग कर देते हैं नोड को और एक कोई भी हम डेटा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, उसमें हम ट्रैक रिकॉर्ड कर सकते हैं सारे कंपोनेंट के। नोड को हम अलग कर देते हैं, उसके बाद हम उसे मर्ज कर देते हैं, ठीक है। यूनियन फाइंड एल्गोरिथम में ये होता है। तो इस क्वेश्चन में हम उसका क्या काम करने वाले हैं, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में गाइस? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम हमारा एक पेरेंट वेक्टर लेंगे, उसे इनिशियलाइज करेंगे। उसमें क्या है, सभी नोड अपनी पेरेंट हो जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया। सभी नोड अपनी पेरेंट हो जाएंगी और सारे कंपोनेंट का साइज 1 रहेगा। क्योंकि जब सारी नोड अलग हो गई तो सबका साइज तो 1 हो गया ना। मान लो 4 अलग हो गया, एक नोड है बस, 1 है साइज। ये बात है। फिर जितनी भी एजिस होंगी उनको हम स्टोर कर लेंगे। सारी जो एजिस होंगी ना गाइस उनको हम स्टोर कर लेंगे। क्योंकि एंड में हमें मेन काम तो एजिस का ही है ना, ये 1 4 7 8 इनके तो मेन काम है हमें। हम उन एजिस को स्टोर कर लेंगे और फिर ना हम उन्हें सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने की हमें इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि क्वेरीज में मान लो कुछ भी आ जाए तो हमें देखना पड़ेगा ना। हमें एड्रेस तो वही चाहिए जो क्वेरीज के या तो बराबर हो या कम हो। इसलिए सॉर्ट करने की इस वजह से जरूरत पड़ेगी, सॉर्ट करने की बस, ठीक है। उसके बाद हम क्वेरी को प्रोसेस करेंगे। वही जो हमने एजिस को, हमारी एक कंटेनर है, हमने किसी भी कंटेनर में हमारी एजिस को स्टोर करके रख लिया है। फिर हमें क्वेरी को प्रोसेस करना है। जो भी क्वेरी आएंगी हम देखना है कि कौन सी एजिस या तो उनके बराबर है या कम है, सिंपल। उसके बाद हम कंपोनेंट्स जो हमने अलग करे हैं, ये ये नहीं,
ये नहीं, जो हमने ना नोड अलग करी है ये वाली, और ऐसे कर करके हमने सब नोड अलग कर दिए ना, उनको हम फिर मर्ज करेंगे क्योंकि हमारा काम हो गया एजिस से। अब हम वापस मर्ज कर देंगे। मर्ज फंक्शन यहाँ पे हम एक बना लेंगे और हम मर्ज कर देंगे अच्छे से। हम इन्हें मर्ज कर देंगे और फिर ये ट्रैक तो होता ही रहेगा कंपोनेंट के साइज का। एंड में क्या करेंगे, हम रिजल्ट को अपडेट करते रहेंगे। हर क्वेरी प्रोसेस करने के बाद हम रिजल्ट को अपडेट करते रहेंगे, एंड में हम रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। इस तरह से यार ये वाला कोड जो है एफिशिएंटली हमें आउटपुट दे देगा। अब ये एल्गोरिथम मैंने आपको नहीं समझाई यहाँ पे, मैंने आपको ऐसी अप्रोच बताई है, ऐसी मैंने आपको अप्रोच बताई है। मतलब अगर आपने सी प्लस प्लस या फिर डीएसए आगे तक पढ़ी होगी ना तो आप समझ गए होगे। अगर आप नहीं भी पढ़ी होगी तो आप आधा समझ गए होगे कि बेसिकली हमें क्या करना है। हम नोड को अलग ले जा रहे हैं, एजिस को अलग ले जा रहे हैं, एजिस को हम सॉर्ट कर रहे हैं, फिर क्वेरी प्रोसेस कर रहे हैं कि यार जो एजिस क्वेरी के बराबर हैं या कम है, हमें सिर्फ उनको ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना काम हो जाने के बाद हम वापस मर्ज कर दे रहे हैं और फिर हम अपडेट कर दे रहे हैं रिजल्ट को और प्रिंट कर दे रहे हैं। ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तब भी। बची कुछ ही बात आपको समझ में आ जाएगी कोडिंग करते करते, क्योंकि यार एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन समझाने में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी मैंने जितना मेरे पे हो पाया मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। और अगर अभी भी कुछ कसर रह गई हो ना तो आओ यार अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हम अब करने वाले हैं कोडिंग, और आपको बचा कुछ हम जो भी है मैं लाइन बाय लाइन कोडिंग के थ्रू तो समझाते ही रहूंगा। तो चलो यार ये सब मैं हटा देता हूँ, इसको हाइड ही कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। हाँ, तो देखो ये फंक्शन तो हमें गिवन है ना, हमें लेकिन और भी ज्यादा काम है। ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन एक फंक्शन से नहीं होता है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक लास्ट सॉल्यूशन है, ये एक पब्लिक कीवर्ड है। हम उससे पहले यार एक प्राइवेट कीवर्ड बनाएंगे यहाँ पे, प्राइवेट। उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल रिजल्ट नाम से। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है। ये प्राइवेट इंटीजर वेरिएबल हो गया है, और सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू 0 रख दी। फिर अब हम दो वेक्टर डिक्लेयर कर लेंगे, वेक्टर। एक हम इंटीजर साइज ले लेते हैं, मतलब इंटीजर डेटा टाइप का, पेरेंट नाम से। और हम एक और वेक्टर डिक्लेयर करेंगे, वेक्टर, ये भी इंटीजर टाइप का, साइज नाम से। पेरेंट और साइज वेक्टर का क्या काम है गाइस, जो पेरेंट वेक्टर है वो क्या करेगा, पेरेंट वेक्टर स्टोर करेगा पेरेंट नोड्स को, और साइज वेक्टर जो है सभी जो कंपोनेंट हम अलग कर देंगे ना उनके साइज को स्टोर करेगा। उसके बाद यार पब्लिक में ही आ जाओ। फिर हम एक फंक्शन बना लेंगे हमारा, स्टैटिक बूलियन टाइप का। हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, सीएमपी नाम से बना लेंगे, वेक्टर इंट एंड सी1 कॉमा वेक्टर इंट एंड सी2। तो अब हमारे यार वो एल्गोरिथम सब अप्रोच स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। हम अब इसमें क्या करेंगे, ये एक हमने वेक्टर अपने फंक्शन, सॉरी वेक्टर नहीं, हमने एक स्टैटिक बूलियन टाइप का हमने एक फंक्शन बना लिया है सीएमपी नाम से, जो लेगा दो वेक्टर अपने आर्ग्यूमेंट्स में और बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ये फंक्शन जो है हमने एक कंपैरिजन करने के लिए बनाया है। सॉर्टिंग ऑफ वेक्टर जो है इसमें हम करने वाले हैं, थर्ड एलिमेंट जो वेक्टर का है ना हम उससे कंपेयर करेंगे और फिर हम सॉर्ट करेंगे। थर्ड एलिमेंट, वेक्टर का थर्ड एलिमेंट हम कैसे एक्सेस करेंगे, जीरो इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो 1 2 यानी कि सेकंड इंडेक्स पे थर्ड एलिमेंट होगा। रिटर्न, रिटर्न C1 2। टू इसलिए लिखा था कि मैं एक्सेस कर सकूं थर्ड एलिमेंट को, लेस देन C2 2।
ये वाली लाइन क्या कर रही है यार, ये वाली लाइन इस फंक्शन के अंदर थर्ड एलिमेंट दोनों इनपुट वेक्टर C1 और C2 और C2 से आप कंपेयर मतलब कंफ्यूज मत होना कि C1 और C2 तो पूरे क्वेश्चन में आंसर में कहीं नहीं लिखा। ये सिर्फ क्या कहते हैं, वो पैरामीटर्स होते हैं ना, फॉर्मल पैरामीटर्स है, एक्चुअल पैरामीटर्स नहीं है। तो C1 और C2 फॉर्मल पैरामीटर्स है, ठीक है। तो ये थर्ड वेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब थर्ड वेक्टर की थर्ड एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं और ट्रू रिटर्न करेंगे अगर जो C1 का एलिमेंट वो छोटा है थर्ड एलिमेंट ऑफ C2 से, वरना फॉल्स रिटर्न करेंगे। फिर यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाएंगे गेट इंट एक्स, इसमें हम एलिमेंट इंट एक्स रखेंगे। ये एक मेंबर फंक्शन डिफाइन करेगा जिसमें हम एक इंटीजर एक्स को आर्गुमेंट लेंगे और वैल्यू भी इसकी रिटर्न जो भी होगा वो भी इंटीजर होगा। यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम रिटर्न एक्स स्टार एक्स माइनस वन बाय टू। ये जो फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न करा है ये कैलकुलेट करेगी और रिटर्न करेगी ये वैल्यू एक्स के जो भी हम इनपुट करेंगे ना उसके बेस पे। इन दोनों फंक्शन का यूज हमें आगे पता चलेगा, फिलहाल हमने अपना ये वाला फंक्शन बना लिया बूलियन वाला। अब हम यहाँ पे हमारा एक और फंक्शन बनाएंगे फाइंड नाम से। इसमें हम नोड पास कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, एक हमने इंटीजर वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल मतलब फंक्शन बना दिया जो कि आर्ग्यूमेंट भी लेगा, नोड लेगा इंटीजर टाइप का। अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर जो है करंट नोड का पेरेंट वो करंट नोड अपने खुद का ही पेरेंट है ना या नहीं है, ये हम देखने वाले हैं। मैंने आपको बताया था ना, पेरेंट अगर अपनी हम देखेंगे कि इफ पेरेंट पेरेंट नोड इक्वल इक्वल टू नोड, यानी कि नोड ही अपने आप का पेरेंट है या नहीं, ये कंडीशन चेक हो रही है इफ इस इफ स्टेटमेंट में। अगर ऐसा है तो यार रिटर्न कर दो नोड को, रिटर्न कर दो नोड को, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, हमने चेक करा कि क्या नोड जो है वो अपने आप का ही पेरेंट है, और अगर ऐसा है तो हमने रिटर्न कर दिया नोड को। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यार रिटर्न कर दो, क्योंकि अगर क्या है कि अब यहाँ पे हम एक कंसेप्ट होता है रिकर्जन, ये तो आपको पता ही होगा। हमें सभी पेरेंट को सभी कंपोनेंट्स को अलग करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। हमें ऐसा बना देना है कि हर एलिमेंट अपना ही पेरेंट बन जाए। तो अगर वो ऑलरेडी है तो उसको रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो हम यहाँ पर रिकर्शन लगाएंगे फाइंड, उसमें पास कर देंगे हम वो वाला नोड, पेरेंट नोड, नोड। यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर्स में दिया था पेरेंट नोड। हमने यहाँ पे रिकर्सन लगा दिया क्योंकि अगर करंट नोड अपना ही पेरेंट नहीं है तो रिकर्सन यहाँ पे लग जाएगा और करंट नोड का पेरेंट बार बार फाइंड होता रहेगा जब तक रिप्रेजेंटेटिव नोड नहीं मिल जाता। और ये लाइन पाथ कंप्रेशन को भी यार इम्प्लीमेंट कर रही है, बार बार अपडेट कर रही है पेरेंट को, हर विजिटेड नोड के पेरेंट को यार ये बार बार अपडेट कर रही है। समझ गए आप, यहाँ पे हर नोड अपने आप का ही पेरेंट बन जाएगा। फिर अब हम एक फंक्शन बनाएंगे void नाम मतलब void डेटा टाइप का, हम एक फंक्शन बनाएंगे void टाइप का मर्ज नाम से। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले तो हमें अलग करना है, फिर हमें मर्ज करना है। जब हमारा काम हो जाएगा ना क्वेरी वैरी देखने का, उसके बाद मर्ज भी तो करना है। तो उसके लिए पहले हमें क्वेरी के लिए हमें मर्ज फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक void डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ void मर्ज मर्ज। अब मर्ज दो चीजों को करा जाता है, तो इंट नोड वन कॉमा इंट नोड टू। यहाँ पे हमने दो अपने डाल दिए आर्ग्यूमेंट्स। ये एक मर्ज फंक्शन बन गया जो कि दो इंटीजर्स नोड वन और नोड टू को आर्ग्यूमेंट्स की तरह लेगा। कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा ये, क्योंकि वॉइड टाइप का फंक्शन है, इसलिए वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा ये।
और ये दो कंपोनेंट्स जो ग्राफ के हैं उनको मर्ज करने में यूज होएगा। तो बस मर्ज करना इन P1 इज इक्वल्स टू फाइंड नोड 1। ये लाइन जो है रिप्रेजेंटेटिव नोड फाइंड करेगी उस कंपोनेंट की कंटेनिंग नोड 1। सिमिलरली फॉर नोड 2, Pn2 is equals to find node 2. And now what this line will do? This line finds the representative node of the component containing node 2. Simple. अब हम चेक करेंगे कि क्या नोड 1 और नोड 2 सेम कंपोनेंट तो नहीं है कहीं। नहीं, कहीं सेम ही नोड होगा। कैसे करेंगे? हम अपने दोनों कंपोनेंट को देख लेंगे कि कहीं वो इक्वल तो नहीं है। Pn1 इक्वल इक्वल टू Pn2 तो नहीं है कहीं। ये ब्रैकेट ज्यादा दूर हो गया। इफ लिखना भूल गया गाइस मैं यहाँ पे। इफ इसमें हम चेक करेंगे कहीं वो इक्वल तो नहीं है। और अगर वो इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है, रिटर्न कर देंगे। अगर दोनों नोड 1 और नोड 2 सेम कंपोनेंट को बिलोंग कर रहे हैं ना, तो हम उन्हें रिटर्न कर देंगे विदाउट परफॉर्मिंग एनी फर्दर एक्शन, बिकॉज हमें इस फंक्शन में क्या करना है, हमें तो मर्ज करना है। अरे जब दो नोड एक ही नोड है, एक ही कंपोनेंट है, तो क्या घंटा मर्ज होंगे वो? अलग अलग होंगे तो ही तो मर्ज होंगे। तो अगर एक हुए तो हम रिटर्न कर देंगे ऐसे ही। समझ गए ना अब तो? वो तो अगर हम नहीं है तो क्या करना है वो अब देखते हैं। एक हम बना लेंगे जो हमने जो वेरिएबल बनाया था ना गाइस, वो अब काम आएगा। रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट माइनस इक्वल टू गेट साइज पी एन वन। ये लाइन क्या कर रही है यार? ये वाली लाइन सब्सट्रैक्ट कर देगी वैल्यू को, जो कि साइज ऑफ द कंपोनेंट जो कैलकुलेट होगा Pn1 से, जो हमने Pn1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देगी रिजल्ट वेरिएबल में से। और सिमिलरली हमें ये चीज Pn2 के लिए भी करनी है। तो मैं इसे कंट्रोल C करके कंट्रोल भी कर देता हूँ। यहाँ पे हम Pn2 लिख देंगे। सिर्फ सेम चीज हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद हम दोनों का साइज कंपेयर कर देंगे। इफ साइज Pn1 ग्रेटर देन साइज Pn2, अगर ऐसा है, ये लाइन क्या देख रही है कि साइज ऑफ द कंपोनेंट Pn1 अगर ग्रेटर देन है साइज ऑफ द कंपोनेंट Pn2, Pn1 अगर Pn2 से बड़ा है, तो भैया Pn2 का पेरेंट Pn1 को बना दो। जो भी बड़ा है ना उसको पेरेंट बना दो। पेरेंट बना दो Pn2 का Pn1 को। पेरेंट ऑफ Pn2 Pn1 जो कंपोनेंट है ना उसका साइज Pn2 से भी ज्यादा बड़ा है, इसलिए Pn1 को Pn2 का कंपोनेंट पेरेंट बना दिया। अब ये सब किया हमने तो फिर साइज भी अपडेट करना पड़ेगा। साइज Pn1 Pn1 प्लस इज इक्वल्स टू साइज Pn2। साइज Pn1 इज इक्वल प्लस इज इक्वल टू साइज Pn2 हमने कर दिया। जो ये लाइन क्या कर रही है, ये तो आपको देख के पता चल गया होगा। ये जो कंपोनेंट है Pn1, उसका साइज जो Pn2 कंपोनेंट है उसको प्लस करिए, क्योंकि अब Pn1 बन चुका है Pn2 का पेरेंट। समझ गए? तो ये वाली लाइन अब आप समझ गए हो, ठीक है ना? तो अब क्या होगा आगे? यहाँ पे हमने Pn2 को Pn1 का पेरेंट बना दिया है। साइज भी Pn1 का हमने अपडेट कर दिया है। अरे हाँ, रिजल्ट वेक्टर अपडेट करना है। रिजल्ट प्लस इज इक्वल्स टू गेट साइज Pn1। साइज Pn1
साइज पी एन टू को जीरो कर दो। साइज पी एन टू को यहाँ पे हम जीरो कर देंगे। पी एन टू इज इक्वल टू जीरो। साइज पी एन टू को यहाँ पे जीरो आखिर क्यों करना पड़ा? क्योंकि साइज पी एन टू यानी कि पी एन टू जो कंपोनेंट है वो पी एन वन में मर्ज हो चुका है, और पी एन वन का साइज हमने प्लस कर दिया, पी एन टू के साइज को प्लस कर दिया हमने पी वन के साइज में। तो पी एन टू का साइज तो खत्म हो गया ना, जब पूरा का पूरा पी एन टू कॉम्पोनेंट ही पी वन में पी एन वन में मर्ज हो गया, तो पी एन टू के साइज की क्या वजूद रह गया? यहाँ पे मैं इसे थोड़ा, और नहीं नहीं कैंसिल, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। पी एन वन में ही जब हमने पी एन टू को जोड़ दिया तो पी एन टू का कोई वजूद बचा नहीं, तो इसका साइज भी इसलिए हमने हटा दिया है, जीरो कर दिया है। समझ गए? एल्स, एल्स यहाँ पे यार, यहाँ पे इसमें क्या था, साइज अगर पी एन वन का ज्यादा है पी एन टू से तो ये सब हुआ। अब एल्स में क्या होगा, अगर पी एन टू का साइज ज्यादा है पी एन वन से, तो सिमिलरली पी एन टू के लिए ये सब हो जाएगा, यानी कि पी एन टू पेरेंट बन जाएगा उस केस में। तो क्यों ना मैं इसे अपडेट ही कर दूं, मतलब कॉपी पेस्ट ही कर दूं इन्हें, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल भी नहीं कर दूं मैं यहाँ पे, पी एन टू जहां जहां भी है वहां वहां पी एन वन कर देता हूँ। पी एन टू, पी एन वन, पी एन वन का पेरेंट इस केस में पी एन टू बन गया, और पी एन टू यहाँ पे साइज भी पी एन टू का अपडेट हो गया, और पी एन वन का साइज जीरो हो गया। जो जो चीजें पिछले इफ कंडीशन में पी एन टू के साथ हुई ना, वो इस वाले एल्स कंडीशन में पी एन वन के साथ हो गई। समझ गए? तो ये यहाँ पे हमारा मर्ज फंक्शन भी खत्म हो गया। ये पूरा मर्ज फंक्शन था ना, ये हमने अभी तक तीन फंक्शन बना लिए, गेट, फाइंड और मर्ज, यहाँ पे तीनों खत्म हो गए। अब आप ये चीज भी समझ चुके हो। तो चलो, अब अब हमारा जो फाइनल ये वाला फंक्शन दे रखा है ना, अब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी। यहाँ पे लेकिन थोड़ा नीचे आएगा, एक काम करता हूँ मैं छोटा ही कर लेता हूँ इसे। आ, मैं इसे ऊपर ले जाना चाहता हूँ, एंटर एंटर मार के ऊपर ले जाता हूँ इसे मैं। ठीक है, नहीं मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से दिखे ना, मैं इसे और ऊपर ले जाता हूँ। हाँ, एंड में हम बैक स्पेस मार लेंगे। तो अब हमें ये वाला फंक्शन करना है, ठीक है। यहाँ पे अब हम आ गए। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अभी तक का तो आपको वैसे समझ में आ गया ना, हमने पहले फाइंड कर दिया, फाइंड फंक्शन बना लिया, फिर हमने मर्ज फंक्शन बना लिया। बहुत ही आसान था गाइस, कुछ भी ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी, समझ में आ चुका है अब आप। तो चलो अब हम यहाँ पे करते हैं पेरेंट डॉट रिसाइज। टेंशन मत लेना, जब पूरा कोड मैं लिख दूंगा ना तो एक बार मैं आपको पूरा कोड रिवाइज भी करवा दूंगा लाइन बाय लाइन कि आखिर हो क्या रहा है। अब हमने इस लाइन में क्या किया है, हमने यहाँ पे रिसाइज कर दिया है पेरेंट वेक्टर को, ताकि ये अकोमोडेट यानी कि ले पाए n प्लस वन एलिमेंट्स को। और ये वेक्टर पेरेंट्स नोड को स्टोर करेगा, सारे जो नोड है उनके पेरेंट्स नोड को स्टोर करेगा ग्राफ में। सारे ग्राफ में जो नोड्स है ना उनके पेरेंट को ये वाला वेक्टर स्टोर करेगा, ठीक है। साइज को हमने, साइज को भी रिसाइज करना पड़ेगा, साइज रिसाइज n प्लस वन कॉमा वन, n प्लस वन कॉमा वन। इसमें क्या हुआ, सिमिलरली जैसे हमने पेरेंट को रिसाइज किया, साइज को भी रिसाइज कर दिया। इनिशियलाइजिंग ईच एलिमेंट टू वन, हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट को वन इनिशियलाइज कर दिया है पहले, साइज तो n प्लस वन कर दिया, और सारे एलिमेंट्स को पहले हमने सारे एलिमेंट्स का डिफॉल्ट साइज वन रख लिया, ताकि अभी हम आगे आगे कंपेयर कंपेयर करके जो भी क्वेरी प्रोसेस होएगी उसके हिसाब से हम चूज कर पाए, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हम चलाएंगे एक फॉर लूप, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू वन, आई प्लस प्लस, और पेरेंट के एलिमेंट्स को हम प्लस करते रहेंगे इक्वल टू आई। क्या किया आखिर हमने इसमें, ये वाला लूप है ना, वो सारी नोड्स को अपना ओन, अपने ही पेरेंट के तरह इनिशियलाइज कर रहा है। सबसे पहले इनिशियली क्या है, सारी नोड्स एक अलग कंपोनेंट की तरह देखी जा रही हैं, और जिनका खुद, जो खुद ही अपने आप की पेरेंट है, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे एक वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर पेयर इंट इंट, इंटीरियर टाइप का है, इसका नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं न्यू।
न्यू क्यू। यहाँ पे क्वेरीज की बात आ गई है guys। हम यहाँ पे एक वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर ऑफ पेयर्स। एक वेक्टर ऑफ पेयर्स हमने बना लिया है, इंटीजर स्टोर करेगा ये क्या करेगा, क्वेरीज को स्टोर करेगा उनके इंडेक्स किसके साथ, क्वेरीज को उनके इंडेक्सेस के साथ ये वेक्टर स्टोर करेगा। एक यहाँ पे हम फॉर लूप भी लगा देते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन क्यू, आई प्लस प्लस। यहाँ पे हमने फॉर लूप लगा दिया और इसमें हम जो हमारा वेक्टर है इसमें हम पुश बैक कर देंगे, पुश बैक कर देंगे हम क्वेरीज को। ये आप यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आई लेस देन मैंने क्यू क्यों लिया है, क्योंकि क्यू हमारा वो दे रखा था हमें एक इंटीजर कि मैक्सिमम इतनी ही क्वेरीज हो सकती हैं। और अब पुशबैक हम क्वेरीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल जो क्वेरीज हैं वो हमें क्वेरीज के उसमें दी रखी हैं। क्यू ई, क्यू यू ई आर आई ई एस है, क्वेरीज आई कॉमा आई। क्योंकि सेट में गिवन है ना क्वेरीज तो हमें, इसलिए ठीक है। यहाँ पे ये फॉर लूप भी खत्म हो जाएगा और फिर हम सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट न्यू क्यू डॉट बिगिन। ये सॉर्ट तो गाइस इनबिल्ट फंक्शन है सी प्लस प्लस का, कॉमा न्यू क्यू डॉट एंड। तो फाइनली इसमें हमने क्या करा, एक हमने वेक्टर बना लिया न्यू क्यू नाम से, वेक्टर ऑफ पेयर्स, ताकि ये स्टोर कर सके क्वेरीज को अलोंग विद देयर इंडेक्सेस, ठीक है। हमने फिर सभी क्वेरी वैल्यू को और उसके इंडेक्स को एक पेयर की तरह स्टोर कर लिया। उसके बाद क्वेरीज को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर कर लिया सॉर्ट करके। सिर्फ इतना ही किया है हमने इसमें। अब हम एजेस को भी स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेरीज प्रोसेसिंग एजेस के साथ ही तो करनी है। सॉर्ट एजेस डॉट बिगिन, कॉमा एजेस डॉट एंड। अब यहाँ पे हम कंपेयर भी कर लेंगे, हमने जो फंक्शन बनाया था। हमने क्या किया है, हम ये कोड सॉर्ट कर देगा एजेस को बेस्ड ऑन देयर वेट्स, एजेस को स्टोर कर देगा, सॉर्ट कर देगा बेस्ड ऑन देयर वेट्स। और यहाँ पे हमारा जो कंपेयर फंक्शन था उसको भी यूज करेगा सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में एजेस को, समझ गए। फिर यहाँ पे हम एक वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर इंट आंसर। अब ये हमारा वो वाला वेक्टर है जिसमें फाइनली अब हमारा आंसर स्टोर होएगा, क्यू 0, ठीक है 0। हमने यार इसमें क्या किया है, हमने एक वेक्टर बना लिया आंसर नाम से, ताकि हर क्वेरी प्रोसेसिंग के बाद आंसर स्टोर कर सके। इनिशियल वैल्यू हमने 0 रख दिया, इनिशियल वैल्यू 0 रख दिया हमने, ठीक है। वेरिएबल आई को हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया है, जो अब यूज होने वाला है सारी की सारी एजेस को इटरेट करने के लिए। अभी हम लगाते हैं फॉर लूप। अब स्टार्ट कर देते हैं यार एजेस को इटरेट करना। फॉर इंट, यहाँ पे के लिख देते हैं, के इज इक्वल टू 0, के लेस देन क्यू, के प्लस प्लस, वाइल आई लेस देन एजेस डॉट साइज एंड एजेस आई टू लेस देन इक्वल टू न्यू क्यू के डॉट फर्स्ट।
मर्ज एडजस्ट आई जीरो जीरो कॉमा एडजस्ट आई वन आई प्लस प्लस आंसर न्यू। आप टेंशन मत लेना, अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आखिर हमने किया क्या है कि वैसे तो हम बस ट्रैवर्स ही कर रहे हैं और बस डॉट सेकंड इज इक्वल्स टू हमने यार क्या किया, अब मैं आपको बताता हूँ। हमने ये लूप जो बनाया ना, ये फॉर लूप, ये फॉर लूप इटरेट करेगा हर क्वेरी, ईच एंड एवरी क्वेरी को, और सब क्वेरी को वो प्रोसेस करेगा। हर क्वेरी के लिए वो एजेस को प्रोसेस करेगा जिनके वेट या तो लेस हैं, देखो, या तो लेस देन है, ये एजेस जिनके वेट या तो कम है या फिर एजेस जिनके वेट बराबर हैं, उनके या तो लेस हैं या फिर इक्वल हैं करंट क्वेरी के वेट के। यही लिखा है सिर्फ इतना। और फिर अगर ये सब हैं तो मर्ज कर देगा एजेस को, उन कंपोनेंट्स को, मर्ज फंक्शन को यूज करके। और आफ्टर प्रोसेसिंग, सभी जो प्रोसेसिंग होने के बाद और जो सब रेलेवेंट एजेस है ना, वो अपडेट हो जाएंगी और स्टोर हो जाएंगी आंसर वेक्टर में, हमारा जो आंसर वेक्टर है ना इसमें। बस इतना ही तो हुआ है इसमें। और एंड में हम फाइनली आंसर को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न यहीं पे कर देना चाहिए क्या? ये तो फॉर लूप खत्म होना, तो यहाँ पे अब मैं इसे एस्केप कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बाकी कोड भी ले आता हूँ वापस। यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न आंसर, बस। तो यार ये हमारा पूरा कोड हो गया। मैं आपको एक बार पूरा कोड दोबारा से बता देता हूँ, मतलब वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने बस किया क्या है, हमने यहाँ पे हमारे कंपैरिजन करने के लिए हमने एक अपना फंक्शन बना लिया है, एक फाइंड करने के लिए फंक्शन बना लिया है, एक मर्ज करने के लिए फंक्शन बना लिया है। ये सब क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं, सारे हम अपने नोड्स का एक अलग कंपोनेंट बना रहे हैं, एक नोड्स को हम ट्री से अलग ले रहे हैं ताकि वो नोड एक अलग कंपोनेंट बन जाए। यानी कि वो नोड भी खुद है और वो नोड ही अपने आप का पेरेंट है। हम ये कर रहे हैं, यही चीज हम एजिस के साथ कर रहे हैं। एजिस को हम अलग कर रहे हैं नोड से, उन्हें फिर सॉर्ट कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं। फिर एंड में हम देख रहे हैं कि साइज किसका ज्यादा बड़ा है, उस हिसाब से हम कंपोनेंट्स को मर्ज कर रहे हैं, मर्ज फंक्शन का यूज करके। फिर हम एजिस को यहाँ पे सॉर्ट कर दे रहे हैं और फिर एंड में हम आंसर में स्टोर कर ले रहे हैं वैल्यू, या तो जो हमारी क्वेरीज है उसके बराबर हो इसमें, या क्वेरीज के साइज से कम, इसके बेस पे हम स्टोर कर रहे हैं। एंड में हम आंसर को अपडेट करके फिर रिजल्ट को मतलब रिटर्न कर दें आंसर को। मैं कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ कि ये चलेगा या नहीं। वैसे तो इसमें ऑब्वियसली एरर होंगे क्योंकि इतना लंबा कोड है। मैंने वैसे भी आपके साथ लाइव कोडिंग ही करी है, तो कुछ ना कुछ क्या एरर आया है इसमें। इस वाले फंक्शन में एरर है, गेट वाले फंक्शन में। गेट वाला फंक्शन कहाँ है? गेट वाला फंक्शन तो और ऊपर है। क्या हुआ इसमें, क्या एरर है? इंट गेट, इंट एक्स हमने आर्गुमेंट पास किया, रिटर्न एक्स स्टार। अच्छा, ओके, यहाँ पे ये दो लग गए थे। अब देखते हैं, ऑफ कोर्स अभी भी कोई ना कोई एरर आएगा। हार्ड क्वेश्चन है, इतना बड़ा कोड है, एरर तो आएगा ही। हाँ, अब क्या हुआ? ये क्या हुआ, नहीं लगाया था क्या? लगाया तो हुआ है। एक बार देख लेता हूँ मैं पूरा कोड। ये इसमें क्लास रिलेशन है, प्राइवेट है, रिजल्ट नाम का वेक्टर बना लिया, पेरेंट नाम का, रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लिया, पेरेंट और साइज नाम के हमने वेक्टर बना लिए। ये हमारा फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया बूलियन टाइप का, यहाँ पे खत्म भी हो गया। ओके, तो ये वाला फंक्शन यहाँ खत्म होएगा ना, यहाँ पे ये रह गया था गाइस। अब देखते हैं। ओके, तो गाइस फाइनली कंपाइल तो हो गया है। अब मैं यहाँ पे सबमिट करके देखता हूँ।
होपफुली हो ही जाना चाहिए। इतनी मेहनत से मैंने आपको समझा के पूरा कोड लिखा है। और सारे का टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो चुके हैं। यहाँ पे मेरी स्ट्रीक भी 17 दिन की हो चुकी है। तो यार अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा और आपको डेली क्वेश्चंस में हेल्प चाहिए कोडिंग में, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ कमेंट कर दो, प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि मैं हमेशा कंसिस्टेंट ही रहता हूँ एंड आई अपलोड डेली वीडियोस। तो ये वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।